अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अब रूठे हुए को कैसे मनाएं, मुझे तो पता भी नहीं। नया नया कदम रखा है इस राह पर, तो कैसे पता करूं। अपू तुम भी न चिल्ला लेती, नाराजगी जता देती मुझ पर, तो तुम्हारा सारा गुस्सा निकल जाता, लेकिन नहीं, बस खामोश हो गई और बोली भी तो क्या, हम ये श्रुति के रूम को लेकर जाते हैं ताकि आगे ज़रूरत पड़े तो कहीं और ढूंढना ना पड़े। बोल तो ऐसे जैसे हर बार ये ही गलती दोहराऊंगा। अब क्या करूं मैं। काश ये ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट होता तो ये भी हैंडल कर लेता। मैं खुद से बड़बड़ा कर कहते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं। नहीं सान, बैठे हुए काम नहीं चलेगा, जाकर कोशिश शुरू कर, कहते हुए वो कमरे से बाहर आकर अर्पिता को ढूंढने लगते हैं। अर्पिता श्रुति के साथ बैठ बात करने में मशगूल होती है। श्रुति, अप्पू बहुत दिन हो गया बाहर घूमे नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। अब हम क्या बताएं, तुम्हारा मन हो तो चले जाए घूमने, नहीं तो घर में तो है ही, अर्पिता बोली। सान यही एहसास है, ये महसूस कर उसने एक सरसरी नज़र चारों ओर डाली तो हॉल में कुछ दूर खंबे के पास खड़े सान को देख वह श्रुति से कहती है, हमें याद आया श्रुति, हमने कल के लिए कपड़े तैयार ही नहीं किए, प्रेस कर दे जाकर, सुबह जल्दी रहती है सभी को। कहते हुए अर्पिता उठकर श्रुति के कमरे में चली जाती है। उसकी ये गतिविधि देख सान उदास होते हैं और खुद से कहते हैं, अब तू क्या करेगा सान, लगता है ये तुमसे भाग रही है। अब जो भी करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि नाराजगी बढ़ती चली जाए। वहीं अर्पिता कमरे में अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। रात गहराती जाती है तो सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। परम और श्रुति दोनों नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं, तो वहीं अपू और सान दोनों की आंखों से नींद भाग चुकी होती है। सान बिस्तर पर लेटे लेटे थक जाते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं और बुदबुदाते हैं, तुमने तो हमारी नींद भी चुरा ली अपू, छत पर चलता हूँ, जाकर उस चांद से ही 2 बातें कर लूँ, तुम तो रूठ कर बैठी हो। कहते हुए वो सदे कदमों से दरवाज़ा खोल छत पर बढ़ जाते हैं और अपनी पसंदीदा जगह बैठकर बतियाने लगते हैं। वहीं अर्पिता भी करवटें बदल बदल कर थक जाती है, सो वो भी उठकर छत का रुख करती है, जहाँ प्रशांत को देख वह खुद ब खुद कहती है, इतनी रात को भी चैन नहीं है इन्हें। लास्ट अक्टूबर की मध्य रात्रि को ये बिन गर्म कपड़ों के छत पर बैठे हैं। वह वही है से दबे कदमों नीचे लौटती और बालकनी से शॉल उठाकर वापस आ जाती है। वह आगे बढ़ती और पीछे से शॉल उठाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। गुस्सा करती हो लेकिन उससे भी ज़्यादा परवाह करती हो। शान धीमे से क्या मुस्कुराते हैं। अप्पू क्या करे, आदत से मजबूर है। शान सच में अप्पू। अप्पू जी शान। शान तो अप्पू तुम सच में नाराज नहीं हो मुझसे। अप्पू नाराजगी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए शान। शान वजह अप्पू। अर्पिता हाँ। शान तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भाग रही हो। प्रशांत की बात सुन अर्पिता ने उसकी ओर देखा और बोली, नहीं शान, सच में ऐसा नहीं है, न जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है। शान अप्पू मैं शाम से नोटिस कर रहा हूँ, जब से चित्रा और त्रिशा यहाँ से गई है तुम खामोश हो गई हो, काहे। अर्पिता हमें खामोशी कहाँ रहते हैं शान, इससे अल्पभाषी कहते हैं। शान 1 मिनट, कहीं तुम्हें चित्रा के आने से कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा मतलब है उसकी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, या नीचे कुछ ऐसा हुआ जो शायद ठीक नहीं हो। कहीं चित्रा ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, कोई सवाल जवाब। अर्पिता हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है तो सवाल जवाब कहाँ से होंगे। शान तो तुम्हारी इस खामोशी की वजह क्या है अप्पू, मैं शाम से सोच कर परेशान हो रहा हूँ, प्लीज कुछ तो बोलो। शान हम क्या बताएं आपको, और आप हमारी खामोशी से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आखिर है तो हम दोस्त ही ना। अर्पिता ने शान की आंखों में देखते हुए कहा। तो शान ने दोहराते हुए बोले, सिर्फ दोस्त अप्पू। अर्पिता हाँ, फिर तो तुम्हारी खामोशी की वजह जानना मेरा हक है अप्पू। वजह कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और अब नीचे चलिए, सर्दी की बहुत हो रही है, अर्पिता ने कहा। तो दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे आप प्रशांत वहाँ से सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सोचते हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है तो मैं इसमें खुश हूँ,
वह बस मुस्कुराती हुई मेरे सामने होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की चाह मुझे नहीं है ठाकुर जी। मन ही मन प्रार्थना करते हैं और वो नींद के आगोश में चले जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। इसी तरह एक सप्ताह निकल जाता है। प्रशांत और अर्पिता के बीच अब सीमित बातचीत होती है, वह भी चीट के जरिए, क्योंकि अर्पिता शान के आगे आगे से कतराती है। वही प्रशांत भी समय के साथ उसकी नाराजगी को कम होने का इंतजार करने लगते हैं। ऑफिस में अर्पिता चित्रा का मन टटोलने के उद्देश्य से उसके साथ वक्त बिताने लगती है। उसी बीच अर्पिता पूर्वी और यूबी की बातचीत करती है। उन दोनों की बातों विचारों सोच के जानती समझती है और युवराज से उसके माँ पापा का पूर्वी के घर जाकर पूर्वी के माँ पापा से एक बार बात करने के लिए कहती है। तो यूबी बात कर अगले सप्ताह आने को बोलता है। अगले दिन वो सभी खुद से सारे कार्य करते हैं और हेलमेट उठाकर बाहर चले जाते हैं। तो जाते हुए परम से कहते हैं, छोटे मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, तो मेरा इंतजार नहीं करना और सबका ध्यान रखना, ठीक है? कहते हुए वो एक निगाह चारों ओर डालते हैं। प्रशांत की बात सुन अर्पिता एक बार चोरी छुपके उसकी ओर देखती है और फिर नजर चुरा अपना कार्य करने लगती है। प्रशांत हेलमेट उठा नीचे चले जाते हैं और बाइक चालू कर वहां से निकल जाते हैं। ऑफिस के बाद अर्पिता एकेडमी जाकर पूर्वी से मिलती है, जहां स्टाफ रूम में बैठी पूर्वी उसे बताती है कि उसके पापा ने यूबी के पेरेंट्स से खूब बेइज्जती करी है और तो और अब पापा खाना अंकल से शादी की बातचीत आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। क्या मतलब एक सप्ताह का इंतजार व्यर्थ ही रहा और बात बिगड़ गई, वो अलग? अच्छा ये बताओ, जब वो लोग बात कर रहे थे तब क्या आप यहीं आसपास थी? आप उन लोगों से मिली थी क्या? अर्पिता ने पूछा तो पूर्वी बोली, नहीं, मैं उनके सामने नहीं गई। पूर्वी की बात सुन अर्पिता ने गहरी सांस ली और बोली, ओके, तो अब एक रास्ता बचा है पूर्वी आपके पास। अब अगर आप रिस्क लेने को तैयार है तो बताओ, हम कुछ मदद करें। मतलब मैं समझी नहीं, पूर्वी ने कहा। तो अर्पिता बोली, आपके पास दो रास्ते हैं पूर्वी। पहला ये, आप इन नन्ही सी जान के समाप्त कर अपने पापा के पसंद से लड़के से विवाह कर ले, और दूसरा ये कि सब छोड़ छाड़ कर आप वहाँ से निकल जाए और युवराज के साथ कहीं दूर एक खूबसूरत छोटा सा जहाज सजाए। मतलब आप हमें यहाँ से जाने की सलाह दे रही है मैम? पूर्वी ने चौंकते हुए कहा। तो अर्पिता बोली, सलाह नहीं, हम बस आपके सामने जो सिचुएशन है, हालात है और उनके जो समाधान हो सकता है उस बारे में बता रहे हैं। अब इतना तो तय है कि अगर आपको इस नन्ही सी जान और युवराज का साथ चाहिए तो यहाँ से दूर कहीं जाना होगा। इससे एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि यूबी के माता पिता आपको नहीं अपनाए, तो ऐसे में आपको खुद को मजबूत रखना होगा। पर परिस्थिति के लिए तो हम अभी यही कहेंगे कि आप एक बार सारी बातों के बारे में सोच विचार कर निर्णय कर ले, फिर हमें बताएं, और विचार भी जल्दी ही कर ले तो ये सही हो रहेगा। ठीक है मैम, मैं यूबी से इस बारे में बात करती हूँ, पूर्वी ने कहा। तो अर्पिता सोचने लगी और कुछ क्षण बाद बोली, ठीक है, आप बात कर लेना, जो भी निर्णय लो वो हमें बता देना, हमें इंतजार रहेगा। और अब तुम जाओ, क्लास में ज़्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं है। ओके मैम, कह पूर्वी उठकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता भी उठकर क्लास में चली जाती है और वो दोनों क्लास एक साथ अटेंड करती है। लर्नर्स के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी होती है, इतने कि अब प्रशांत की क्लास के छात्र भी उसके क्लास अटेंड करने पर खूब एंजॉय करते हैं। शाम में अर्पिता परम के साथ घर आ जाती है और ऊपर आते ही उसकी नज़र चारों ओर घूमने लगती है। ये देख परम कुछ सोचकर कहते हैं, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं आने वाले हैं, वह घर निकल गए हैं, चाची जी उन्हें घर बुलाया है। परम की बात सुन अर्पिता कहती है, लेकिन उन्होंने आने को बोला था। परम, अब अचानक प्लान बना तो उन्होंने आपसे कहा नहीं। अर्पिता थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन वह घर गए अचानक से काहे, सब ठीक तो है वहाँ? अर्पिता की बेचैनी देख परम अर्पिता से कहता है कि अब आप दोनों का तो बस इंतजार ही करते रहना तो करो, लेकिन चाची जी अब और इंतजार ना करने वाली, भाई को बुलाया है इन्होंने और इस बार तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर सामने ही आ जाएगा।
और वह अर्पिता के चेहरे की ओर देखने लगते हैं, इस उम्मीद से कि इस बात सुन अर्पिता कुछ बोले या प्रशांत के सामने ही अपने प्रेम का इजहार कर दे। अर्पिता परम की बात सुन कहती है अच्छा है, और वहाँ से कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है और खुद को व्यस्त कर लेती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख परम मन ही मन कहता है इतनी बड़ी बात सुनकर भी मेरी छोटी भाभी की खामोशी न टूटी तो फिर कब टूटेगी। अब कोई ना कोई ऐसा ही टेढ़ा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सोचते हुए परम कमरे में चले जाते हैं। उधर प्रशांत अपने घर होते हैं, जहाँ शोभा, शीला, कमला उसकी और बाकी सबके हालचाल लेती है। सबसे फ्री हो प्रशांत अपने कमरे में बैठ अर्पिता के बारे में सोच रहे होते हैं। शोभा और शीला कमरे में आती है और प्रशांत के कमरे में अकेला बैठे मुस्कुराते देख शोभा हल्का सा खांसती है। आवाज़ सुन प्रशांत सामने देखते हैं तो अपनी माँ और बड़ी ताई जी को देख मुस्कुराना छोड़ गंभीर हो बैठ जाते हैं। शीला, कहाँ हो? अरे जरा यहाँ आकर मेरी ऑफिस की फाइल निकाल कर दो, प्रशांत के पिता ने आवाज़ देते हुए कहा तो शीला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शोभा उठकर दरवाज़ा फेरकर प्रशांत के पास बैठती है तो प्रशांत छोटे बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर लेट जाते हैं। हाँ तो बताओ कौन है वो जिसे याद कर अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा था? शीला ने प्रशांत से पूछा तो प्रशांत बोले आपको पता चल गया? कैसे समझ लेती है आप मेरी हर बात? शोभा, कैसे क्या? तुम दोनों प्रेम और प्रशांत को मैंने ही संभाला है बचपन से, और तुम्हारी बात जब कोई युवा लड़का कमरे में अकेले बैठे हुए बिन बात के मुस्कुराए समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में कोई खास आ चुका है। तो अब बताओ कौन है वह जिससे मेरे इस बेटे को अकेले अकेले मुस्कुराना सिखाया? शोभा की बात सुन प्रशांत कहते हैं वो वही है जिससे आप उस दिन किरण के घर में मिली थी। अर्पिता, शोभा ने चौंकते हुए कहा। प्रशांत, जी ताई जी। अर्पिता, शोभा, लेकिन वो तो उस दिन हादसे में। प्रशांत, नहीं ताई जी, उस दिन अर्पिता की ट्रेन छूट गई थी। और फिर वो धीरे सारी बातें संक्षिप्त में बता देते हैं, जिसे शोभा सुन कहती है वह ठीक है और तुम्हारे साथ है ये जानकर मन को सुकून मिला, लेकिन उसके माँ पिताजी भी तो थे उस ट्रेन में। प्रशांत, जी ताई जी, वे थे। ठाकुर जी की कृपा से वो ठीक है, बस शरीर जल चुका है। दोनों का कानपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शोभा, तो क्या अर्पिता इस बात को जानती है? प्रशांत, नहीं ताई जी, वो परेशान होगी ये सोचकर मैंने उसे नहीं बताया। शोभा, तो उस दिन जन्मदिन वाले दिन अर्पिता को तो वहाँ नहीं थी जब हम आए थे तुम्हारे रूम पर। शोभा की बात सुन प्रशांत मुस्कुराते हुए बोले वो नहीं थी आशी, याद है आपको? ना, जो उस दिन घूंघट में थी। मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन शिष्टाचार की वजह से कुछ पूछा नहीं। शोभा ने सोचते हुए कहा, जी वो अर्पिता ही थी। वह खुद ही अभी सबसे छिपकर रहना चाहती है। किरण की दादी ने बहुत कुछ सुनाया है उसे उस पर। ये ट्रेन हादसे में उसका सुरक्षित रहना, ये समाज उसके लिए और प्रश्न खड़े करता, तो जब तक उसके पेरेंट्स ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए उसने ये जीवन चुना है। प्रशांत की बात सुन शोभा कहती है जैसे उसे ठीक लगे उसका ध्यान रखना, और हाँ अभी कोशिश करना शीला को उसकी भनक ना लगे, नहीं तो वो क्या करेगी बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम विवाह करने के बाद से ही वह लड़कियों की तस्वीर देखने में लगी है। यह तुम और मैं दोनों मिलकर कोई ना कोई बहाना बना टाल देते हैं। तुम्हारे प्रेम की भनक लगी तो फिर उनके सपने ही देखते रह जाओगे। प्रशांत, नहीं देखूंगा ताई जी, आप और बड़ी ताई जी हैं ना, जैसे प्रेम भाई की बात बनवाई थी वैसे ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेना। हट नटखट, बड़ी जल्दी है, शोभा ने कहा तो प्रशांत बोले जल्दी नहीं ताई जी, मैंने तो बस कहा, बाकी अर्पिता का इंतजार तो मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, लेकिन ताई जी एक परेशानी है। क्या बेटे? शोभा ने पूछा तो प्रशांत बोला मुझे अब तक उसके मन की बात नहीं पता। लो, मन की बात पता नहीं और मेरे साहबजादे चले हैं सपने देखने। शोभा ने कहा तो प्रशांत ने उठकर कहा कैसे पता करूं? वह कुछ पता चलने दें तब ना। परवाह भी करती है, गुस्सा भी करती है। अगर मैं नहीं देखूं तो मुझे ढूंढती है और दिख जाऊं तो ऐसे भागती है जैसे कोई इंसान ने भूत देख लिया हो। बताओ मैं क्या समझूं?
ओहो, तो अब तुम ही बताओ कि करना क्या है, शोभा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। प्रशांत, करना कुछ नहीं है ताई जी, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बाकी अब जब तक वो अपने मन की बात नहीं कहेगी तब तक ये सीक्रेट हम तीनों के बीच रहना चाहिए। शोभा हैरानी से, अब ये तीसरा कौन है? प्रशांत, प्रशांत कौन? ये ताई जी, अपने घर का सबसे नटखट और सबसे छोटा परम। क्या किया परम ने? प्रशांत, शीला ने कमरे में अंदर आते हुए पूछा। शीला ने अचानक से आया देख प्रशांत बुदबुदाते हैं, माँ अब आ गई, अब ये साथ में फोटो जरूर लाई होगी। कोई बहाना सोच लूँ। जब तक ये फोटो दिखाती है। फोन फोन, हाँ फोन। प्रशांत फोन उठा लेते हैं और खुद ही परम को फोन कॉल लगा उसे कट कर देते हैं। प्रशांत की हरकत देख शोभा कहती है, तुम भी परम से कम नहीं हो। हाँ भाई, जो ठहरे कजन ही सही। कॉल देख, परम कॉल बैक करता है। तो प्रशांत शीला के आगे कुछ कहने से पहले ही फोन ले छत की ओर भाग जाते हैं। प्रशांत के इस तरह जाने पर शीला कहती है, देखा जीजी, मैं फ्री होकर जैसे ही बात करने आई उसके पास ये फोन ले चला गया। अब आप ही बताओ, मैं क्या इसकी कोई दुश्मन हूँ जो मेरे आते ही फुर हो जाता है? शीला की बात सुन शोभा मुस्कुराते हुए कहती है, सच में उसका फोन आ गया था, परम का था। अब जब ये यहाँ नहीं है तो हालचाल तो लेना होगा, है कि नहीं? हमने तो इसे अचानक बुला लिया परम की शादी की रिलेटेड सारी बातचीत के लिए। 45 दिन ही तो बचे हैं और ये दिन यूं ही देखते देखते निकल जाएंगे। हाँ जीजी, आप सही कह रही है, मैं भी ना एकदम से ही कुछ भी सोचने लगती हूँ। अब ये तो अभी आएगा ही नहीं, सोच दोनों चलकर बाकी काम निपटा लेती है, शीला ने कहा और दोनों बातें करती वहाँ से चली जाती है। छत पर प्रशांत परम का फोन कट कर वीडियो कॉल लगाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। प्रशांत, छोटे आज हॉल में कैसे बैठे हो? परम, कैसे क्या भाई, आज श्रुति ने बाहर से खाना मंगवाया है तो आज मेरी छुट्टी। ओह, वैसे श्रुति कहाँ है? प्रशांत ने पूछा। परम उठाकर और बालकनी के पास जा खड़े होते हैं, बोले, श्रुति यही हॉल में है, लेकिन अर्पिता वो एकेडमी से आने के बाद कमरे से बाहर नहीं ही न निकली। लेकिन क्यों छोटे, तूने कुछ मजाक या शरारत तो नहीं की? साफ साफ बता मुझे, प्रशांत ने फिक्रमंद हो पूछा। तो परम अपने स्वर में गंभीर होकर बोले, हाँ भाई, मैंने उनसे कहा कि आप घर गए हैं और चाची आपको लड़कियों का फोटो दिखाएगी और मेरी इस बात पर वो खामोश हो कमरे में चली गई, तब से निकल कर आई ही नहीं। सॉरी भाई, वो तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सॉरी मत कहो छोटे, न जाने किस बात से उसने खुद को दायरे में बांध लिया। न मैं पता कर पा रहा हूँ, ना ही समझ पा रहा हूँ हुआ तो हुआ क्या। क्या डर सता रहा है उसे जो एक कदम उसकी बदल गई? कुछ तो चल रहा है उसके मन में, तभी तो वो आजकल जरा सा समय मिलते ही चित्रा के पास जा बैठती है। प्रशांत ने सोचते हुए कहा। तो परम बोले, भाई हो ना हो, आपके और चित्रा के रिश्ते को लेकर कसमें है। अगर ये आजकल चित्रा के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है तो ये बात भी हो सकती है उनके इस बदलाव की। हाँ छोटे, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है, लेकिन फिर इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जब वो भी आगे कुछ नहीं कहना या सुनना चाहती तो मैं क्या बोलूँ? भाई, बोलना नहीं, करना पड़ेगा आपको। चित्रा और खुद का ये दोस्ती का रिश्ता न छोटी भाभी को समझाना पड़ेगा, तब जाकर आपको पहले वाली छोटी भाभी वापस मिलेगी, नहीं तो बस इंतजार ही मिलेगा दोनों को। ठीक है छोटे, तो एक काम करो ना, फोन अर्पिता को देकर आओ, मुझे उससे बात अभी करनी है, प्रशांत ने कहा। तो परम ठीक है भाई के फोन श्रुति के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ अर्पिता हल्की लाल आंखें देख वो समझ जाते हैं यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। परम, अर्पिता से आपके लिए फ़ोन। अर्पिता जी के फ़ोन हाथ में ले लेती है और परम वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर जाते हैं। अर्पिता बिना शान की ओर देखे, हाँ शान कहिए। शान, पहले मेरी ओर देखो। अर्पिता, शान इतनी जिद काहे करते हैं आप? शान, अभी तो की नहीं मैंने जिद, अगर करने पर आ गया तो तुम क्या करोगी? अर्पिता, तो यही कहने के लिए फ़ोन किया आपने? फ़ोन किया था तुमसे कुछ पूछने और बताने के लिए, प्रशांत ने गंभीर होकर कहा। तो अर्पिता बोली, क्या बताने के लिए शान? शान, यही कि मुझे आने में एक दिन और लगेगा, तो कल की क्लास तुम अटेंड कर लेना प्लीज़। अर्पिता, ठीक है, और कुछ? शान, नहीं।
अर्पिता तो हम रखे और एक नज़र चुपके से प्रशांत की ओर देखती है। शान ठीक है, बाय। अर्पिता बाय फोन कट नहीं करती, रख देती है और सोचती है पता नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ। एक सप्ताह हो गया। चित्रा तो इतनी अंतर्मुखी है जो आपके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करती है ऑफिस में, और अगर हम कुछ कहें तो ये कह झिड़क देती है। बॉस की बुराई करना अच्छी बात तो नहीं। अब भला हमें कैसे पता चले? अब जो होगा ईश्वर खुद ही करेंगे। वही अपने घर में बैठे हुए प्रशांत भी यही सोचते हैं कि इस बात सुन लाल आंखों में हो रखी तुम्हारी, लेकिन फिर भी अपनी मन की बात जुबान पर नहीं आने दे रही है। हे ठाकुर जी, अब आप ही कुछ करो। ऊपर देखते हो अपना हाथ जोड़ कहते हैं और छत से नीचे चले आते हैं। परम अपना फोन लेने कमरे में आते हैं तो अर्पिता का उतरा हुआ उदास चेहरा देख वह उसके पास उचित दूरी बनाकर बैठते हैं। कहते हैं जब तकलीफ हो रही है तो उसे बयां भी करो। भाई से नहीं कह सकती तो मुझसे तो बोल सकती हो ना आप। आपसे क्या बोले हम? परम वही जो इस समय आपके मन में बहुत तकलीफ दे रहा है, इनका कि आप इन हल्की लाल आंखों के कारण। उधर फोन पर आवाजें सुन प्रशांत अपने कमरे में बैठ आवाज के कारण पता करने लगते हैं। अर्पिता हाँ, आपसे बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे राजदार हैं ना। ये सच है कि हमारे मन में एक बात है जो हमें आपके भाई की तरफ बढ़ने से रोक रही है, और वह है आपके भाई और चित्रा का रिश्ता। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ऐसी दोस्ती में प्रेम छुपा है जो अभी सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो सामने आएगा। अब आप यही देख लीजिए, जब इन्हें चोट लगी थी तब वही आई थी त्रिशा को लेकर। भले ही छोटी सी जख्म थी लेकिन आई थी ना। और त्रिशा वो नन्ही सी बच्ची उनसे कहीं ना कहीं अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि उसे अभी नहीं पता कि पिता होता है क्या है, लेकिन आप खुद देखिए, चित्रा के बाद अगर त्रिशा को कोई प्यार करता है वो शान है। ऐसे में हम उनके बीच कैसे आ सकते हैं? हमने अभी जैसे तैसे खुद को रोक पाया है, ये हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। कहते कहते अर्पिता की आंखें भर आती है तो परम कहता है तो आप इस बात को लेकर इतना चिंतित है? अब ये बताओ, मेरा भाई है कि इतना हैंडसम और केयरिंग कि किसी को भी उससे प्रेम हो जाए, लेकिन क्या आपको मेरे भाई की तरफ से ऐसा महसूस हुआ कि वह आपको छोड़कर चित्रा और या किसी और के इतने करीब है कि आप इसके लिए किसी से लड़ाई मोल ले? आपको कभी लगा ऐसा कि उन्होंने किसी और को खुद के लिए बदला हो? हमेशा चाय चाय करने वाले मेरे भाई को आपके हाथ की एक कप कॉफ़ी का इंतजार रहता है। बताइए, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है मेरे भाई ने किसी और लड़की को इतनी परवाह की हो कि उसके लिए वो सर्दियों में बारिश में भीगे हो? बताइए, जवाब दीजिए ना। न जाने क्या उल जुलूल सोच कर बैठी हुई है आप। परम की बात सुन अर्पिता भावुक हो जाती है। वो बस इतना ही कह पाती है, हम सच में पगली हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। वहीं दूसरी तरफ फोन पर अर्पिता की बात सुन अपने आंसू पोंछते हुए शान कहते हैं, पगली ही हो तुम मेरी पगली। अप्पू को मुस्कुराते देख परम कहता है, तो अब समझ आया आपको मेरे भाई की लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है, और जो जगह आपके हैं ना वो कोई और ले भी नहीं सकता। मुझे तो उनकी भावनाओं साफ साफ दिखती है। न जाने क्यों आप ही नहीं समझ रही है। जैसे आप उनसे बेनतहा प्यार करती है वैसे ही वो भी करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो कभी जुबान से नहीं बोलेंगे। आपको समझना होगा उनके व्यवहार से, उनकी केयरिंग से, उसके गुस्से से। क्या कहूँ, ये भाई कुछ अलग ही है, न्यारे हैं जहाँ से। परम की बात सुन अर्पिता हल्का सा मुस्कुरा भर देती है तो प्रशांत कहते हैं, बस हमेशा ऐसे ही रहा करो चुलबुली, हंसती मुस्कुराती हुई। अर्पिता प्रशांत की आवाज़ सुनती है तो तुरंत फोन की ओर देखती है। फोन पर प्रशांत की ओर देख हड़बड़ाते हुए एकदम से कहती है, आपने सब सुन लिया शान? अर्थात परमजीत से कहा हुआ एक एक शब्द सच है। प्रशांत मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका अपनी सहमति देते हैं तो अर्पिता फोन परम को दे वहां से शर्माकर दौड़ जाती है, जैसे प्रशांत उसके सामने खड़े हो, सब कह रहे हो। वह सीधा छत पर जाकर रुकती है। उसके हृदय की धड़कन अपनी हद तोड़ सरपट दौड़ रही है, इतनी तेज कि उन्हें वो साफ साफ
सुन पा रही है। वही परम फोन पर अपने भाई से कहता है, अब तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ, देखो भाई होने का फर्ज मैंने पूरा किया। अब बोलने और इंतजार करने का किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। अब आप दोनों ही एक दूजे की मन की बात जानते हो। मेरा काम खत्म, अब आप दोनों ही मिलकर अपनी बातचीत आगे बढ़ाओ। छोटे थैंक्स, प्रशांत ने कहा तो परम बोले, अब थैंक्स से काम नहीं चलता भाई, पार्टी चाहिए, वो भी लखनऊ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में। ठीक है, जब तेरा मन हो छोटे, श्रुति और किरण को लेकर चले जाना, कार्ड में दे दूंगा, प्रशांत ने कहा तो परम बोला, यह हुई ना बात। परम, ओके अब रखता हूँ, आपका तो सेट हो गया, लेकिन मुझे डांट नहीं खानी, कल बात करता हूँ। प्रशांत, ठीक है, गुड नाइट छोटे। परम, गुड नाइट भाई, और फोन कट कर देते हैं। प्रशांत बैठकर मैगजीन देखने लगते हैं कि तभी शोभा उसके पास आती है और कहती है, प्रशांत, कल सारी बातचीत करके ही वापस जाना, कैटरिंग के लेकर बैंड वाले से सबसे मिल लेना, बातचीत कर लेना और रिसेप्शन के लिए हॉल भी बुक कर लेना। बाकी शॉपिंग और आसपास के छोटे मोटे सभी कार्य में प्रेम, स्नेहा और सुमित मिलकर देख लेंगे। राधु अभी ज़्यादा घूमकर नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। ताई जी, आप चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, सभी लोग काज देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब सब अच्छे से संपन्न हो गया। और दोनों भाभियाँ कम नहीं है, देख लेना, आपको तो घर के काम के लिए मौका भी नहीं देगी, उस पर चित्रा भी है, फिर भी कम पड़ रहे हैं वर्कर, तो आप एक बार कहो तो अर्पिता को यही छोड़ जाता हूँ, करवाती रहना सारे काम, बस खाना नहीं आता है उसे बनाने, बाकी सब करवा लो। प्रशांत की बात सुन शोभा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसी बहाने शीला उसे जान लेगी। क्या ताई जी, मैंने तो मजाक में कहा था, आप सीरियस हो गई। नॉट फेयर ताई जी, प्रशांत ने मुंह बनाते हुए कहा तो शोभा बोली, जानती हूँ तू थोड़ा नटखट है, तो मैं बस तेरा साथ दे रही थी, शादी में तो वे तेरे साथ आएगी ही, तब कुछ दिनों के लिए रोक लूंगी मैं उसे, अभी वो खुद ही सबके सामने नहीं आना चाहेगी। ताई जी, ये बात तो है, वैसे एक बात कहूँ ताई जी, प्रशांत बोले। शोभा, हाँ कहो। प्रशांत गंभीर हो, अगर वो यहाँ आ भी जाती है ना, तो 2-3 दिन आप मुझसे कहते इसे यहाँ से ले जाओ। शोभा, ऐसा क्यों भला? प्रशांत, क्योंकि वो डांटती बहुत है, गलती होने पर समझाएगी नहीं, या तो गुस्सा करेगी या खामोश हो जाएगी। फिर तो बिल्कुल सही लड़की मिली तुम्हें हो ही डांट खाने लायक। शोभा ने मुस्कुराते हुए प्रशांत से कहा तो प्रशांत हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। शोभा, और हाँ, पहले ही बोल दे रही हूँ, 1 सप्ताह पहले से आना होगा तुम सबको, उसी हिसाब से अपना कार्य मैनेज करके आना। ठीक है ताई जी, प्रशांत ने कहा। शोभा खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। शोभा के आने के बाद प्रशांत जी कुछ देर पहले अर्पिता से बातचीत हो याद कर मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं और अंदर ही सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अप्पू छत पर प्रशांत के बैठने वाली जगह पर बैठ जाती है और चांद से बातें करते हुए कहती है, हाँ, आज तो आप भी हैरान हो रहे हैं, आज शान की जगह कौन आ गया। अब इतना भी हैरान ना होइए और आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब हमारा साथ भी लंबा चलने वाला है। वैसे एक राज की बात बताएं, हमें भी आज ही पता चला कि हम भी उनके लिए उतने ही स्पेशल है जितने कि वो हमारे लिए। आज तो हमारे पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, मन कर रहा है दूर गगन में उड़ खुशी से नाचती फिरूं, लेकिन फिर सोचती हूँ उड़ने के लिए तो पंख चाहिए होंगे ना। खैर, अब बातें बहुत हुई, बाकी बातें कल करेंगे हम, बाय। अर्पिता मुस्कुराती हुई नीचे उतर जाती है और कमरे में जाकर गुनगुनाते हुए डांस करने लगती है। उससे नृत्य करना थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन कहते हैं ना, जब मन प्रसन्न हो कर नाचता है तो नृत्य भी बेहद खूबसूरत लगता है। वही अप्पू के साथ हो रहा था। वही इतनी प्रसन्न है कि उसकी खुशी उसके नृत्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शान, कहाँ है आप? प्लीज हेल्प। शान, आप सुन रहे हैं हमें? हम यहाँ इस फंस गए हैं, प्लीज मदद कीजिए। शान कहाँ है? आप सुनिए ना। चारों ओर घना अंधेरे में खड़े प्रशांत के कानों में अर्पिता के कहे ये शब्द गूंज रहे हैं और वो चारों ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी में किरण दिख रही है, आवाज भी उसी तरफ आती है, प्रतीत हो रही है।
अप्पू कहाँ हो तुम, आवाज दो, मुझे तुम दिख नहीं रही हो, कहाँ हो? प्रशांत ने दोबारा आवाज देते हुए अर्पिता को पुकारा तो वही आवाज अब रोशनी की ओर गूंजती हुई सुनाई दी। शान, यहाँ बहुत अंधेरा है, हम रोशनी की ओर जा रहे हैं, आप उधर ही आइए। शान, अप्पू तो रोशनी के सामने ही है, तुम कहाँ हो? प्रशांत ने कहा तो आवाज आई, हम बस पहुंच ही रहे हैं। शान, प्लीज हेल्प, यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है। शान, प्रशांत तुम वहीं रुको, मैं रोशनी लेकर वहीं आता हूँ। ठीक, तुम घबराना नहीं, मैं हूँ, निकाल ले आऊँगा, तुम्हें बस हिम्मत रखना है, मैं अभी पहुँचा। ठीक है शान, हमें इंतजार रहेगा। और यह आवाज़ गूंजती हुई शान को सुनाई देने लगती है और हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। अप्पू और हैरानी से चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं भोर के उजियारा चारों ओर फैल चुका है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं, कुछ ही समय में सूर्योदय भी हो जाएगा। हे ठाकुर जी, ये फिर अजीब सा स्वप्न आया। मेरा पहला स्वप्न अप्पू ने रिलेटेड था, वो भी सत्य ही निकला। उसके मन में चित्रा को लेकर कुछ संदेह थे और आज का ये स्वप्न हो ना हो जरूर किसी गहरी परेशानी के पड़ने वाली है। मैं भी वहाँ नहीं हूँ, दोपहर से पहले यहाँ से निकल नहीं सकता और किसी और से स्पष्ट बोल भी नहीं सकता। अब करूँ तो क्या करूँ? प्लीज प्लीज ठाकुर जी, उसका ध्यान रखना। उन्होंने मन ही मन हाथ कहा और हाथ जोड़ मत्थे पर लगाए एवं उठकर बाहर चले। बाहर शोभा, शीला और कमला तीनों सोफे पर बैठी हुई होती है। शोभा प्रशांत को देख मुस्कुराते हुए कहती है, सुबह की चाय? जी ताई जी, कहते हुए वो भी सोफे पर बैठ चाय पीने लगता है। प्रशांत के बैठा देख शीला शोभा की ओर आंखों से इशारा करती है और फुसफुसाते हुए कहती है, जी आप ही पूछ लीजिए, दिखी आइए न, शायद कोई पसंद आ जाए। शोभा, शीला कहाँ, तुम सुबह सुबह शुरू हो गई, बात ही करनी है ना, आराम से कर लेंगे जब वो काम से फ्री हो बैठेगा। क्या जीजी, आप भी ना सब समझती है। अरे घर में शादी है, लोग पूछेंगे नहीं कि छोटे की पहले कर दी, बड़े के बारे में सोचा ही नहीं, तो जवाब तो देना होगा ना। छोटी, जो जवाब देना होगा ना, हम लोग हैं उसके लिए। वैसे भी हमारे घर में कहाँ किसी जोर जबरदस्ती चलती है। जब उसे लगेगा कि आगे बढ़ना चाहिए तब देख लेंगे ना। इस बार कमला बोली तो शीला मन मनोज कर चुप हो गई। चाय पीते हुए प्रशांत ने एक नज़र शोभा की ओर देख मुस्कुराया और चुपचाप चाय पीने लगा। चाय पीकर वो सारे काम लिस्ट बनाकर घर से निकल जाते। उधर अर्पिता, परम और श्रुति तीनों ऑफिस निकल जाते हैं, जहां ऑफिस पहुंच दोनों मन लगा अच्छे से वर्क करती है और शाम को अर्पिता रूम पर न जाकर सीधे एकेडमी चली जाती है। वहीं हमारे प्रशांत जी सभी कार्य फिक्स कर वांदा से वापस लखनऊ के लिए निकल जाते हैं और आधा रास्ता तय भी कर चुके हैं। एकेडमी में रवीश जी अर्पिता को देख हैरान हो कहते हैं, आज आप जल्दी आ गए। अर्पिता जी, वो क्या है ना, दिन छोटे होने लगे हैं तो सोचा घर जाऊंगी फिर आऊंगी, तो क्यों ना सीधे यहीं आ जाए, क्योंकि समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ओके, अच्छा किया, रवीश जी बोले और जाकर क्लासरूम में बच्चों को देखने लगते हैं। वहीं अर्पिता स्टाफ रूम में जाकर बैठ जाती है। वह फ्री हो जाती है तो प्रशांत के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। अब तो आप निकल कर आए होंगे ना शान, अब आप आएंगे तो हमें आपसे सॉरी कहने के लिए कुछ तो स्पेशल करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं ये ना समझ ले कि एक तो हमने गलती की, दूसरी उस पर सॉरी भी नहीं कहा। अब क्या स्पेशल करें हम आपके लिए, अब तो समय भी नहीं बचा है इतना हमारे पास, घर जाकर ही सोचेंगे, कुछ तो स्पेशल करना है आपके लिए शान। अर्पिता स्टाफ रूम में ही बैठी होती है कि तभी पूर्वी आ जाती है। पूर्वी, हेलो मैम, गुड इवनिंग। अर्पिता ऊपर नजर कर पूर्वी को देख मुस्कुराते हुए कहती है, गुड इवनिंग, आओ बैठो। जी कहते हुए पूर्वी आकर बैठ जाती है और कहती है, पूर्वी मैम, मैंने बहुत सोचा और यह निर्णय लिया कि मैं आपके इस नई अजनबी जान से इस जहां से लेकर आना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए मैम। मैं आगे भी आपके लिए ये बंदिश वाली ज़िंदगी नहीं चाहती हूँ। युवराज मुझे अपनाने के लिए तैयार है, उसकी फैमिली अभी नाराज़ है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं जल्दी अपनी कोशिशों से उनका दिल भी जीत लूँगी। पूर्वी ने विश्वास पूर्वक कहा तो अर्पिता बोली, ठीक है, इस
अजन्मे बच्चों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको अपनी कोशिशों से इन बिगाड़े हुए हालातों को ठीक करना होगा। हमेशा खुश रहे आप, हम बस यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मेरी परेशानी को समझने के लिए थैंक यू, पूर्वी ने कहा और वो अर्पिता के गले से लग जाती है। देख, अर्पिता कहती है, पूर्वी आप यहाँ जाने वाली उपस्थित जज कराकर निकलेंगी और कुछ देर परिवर्तन चौक वाले पार्क में बैठ सीधा रेलवे स्टेशन निकलेगी और वहाँ से कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ लेना। कोई परेशानी तो नहीं होगी, कर लोगी ना इतना? कहीं भी इधर उधर आना जाना नहीं है आपको? यह सुन पूर्वी थोड़ा हिचकते हुए है और ये देख अर्पिता कहती है, ओके, स्टेशन तक हम हेल्प कर देंगे, लेकिन आगे का सफ़र आपको तय करना है। मैम, हम कभी भी अकेले कहीं नहीं गए हैं और रात के समय तो बिल्कुल नहीं गए हैं, पूर्वी के अटकते हुए कहा। तो अर्पिता सोच में पड़ गई और बोली, पूर्वी अब इसकी आदत तो आपकी डालनी होगी, यह जीवन के संघर्ष है पूर्वी। यहाँ लोग मंजिल का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मंजिल तक अकेले ही चलना पड़ता है। ओके मैम, पूर्वी ने बूझे स्वर से कहा। तो अर्पिता बोली, हम आपको बिठाकर ही निकलेंगे, आप बस यूवी के बात कर उसे राजधानी आने के लिए कहिए, वहाँ से आप दोनों निकल जाइएगा और विवाह कर एक नया प्यारा संसार बनाइएगा, ठीक है? पूर्वी धीमे से कहती है, मैम इतनी मदद कर रही है तो प्लीज़ इतनी मदद कर दीजिए ना, हमें यूवी के आने तक अकेला मत छोड़िए, हम आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है। पूर्वी की बात सुन अर्पिता मनी मन बुदबुदाते हुए कहती है, पूर्वी कैसे समझाए आपको कि उन्हें बिन बताए नहीं जा सकते, अगर गए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि अब उनसे छुपाकर कुछ भी करना भी हमें बेईमानी लगता है। अगर उनकी रेपुटेशन का ख्याल नहीं होता तो हम इस मामले को उन्हें भी शामिल कर लेते। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।